हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्त यहाँ पर मौर्य वंश में सम्राट अशोक को देखेंगे। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को नहीं दिया है। आपका जो पेट का सिलेबस है उसमें डायरेक्ट कहा गया है मौर्य वंश में सम्राट अशोक को जानना है आपको। तो आइए हम पेट का जो अध्ययन सामग्री नामक बुक यहाँ पे चला रहे हैं, उस बुक में आज हम मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं। तो आइए हमारे साथ देखिए। आप पहला पॉइंट क्या है? मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट आपका है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, चौथा, धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी, आप ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एम्पियानस तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। एम्पियानस तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट को आप देखिए हमारे साथ। प्रमुख भारतीय शासक तथा उनकी उपाधियों के बारे में आप यहाँ पे जानेंगे। तो भारतीय शासक को उपाधियाँ दिया गया है। तो बिंदुसार को क्या उपाधि दिया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन चल रहा है दोस्त, आप देखिए इसे। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप ध्यान दीजिए, और दोस्तों को शेयर जरूर किया करिए। बिंदुसार क्या है? अमित्रघात की उपाधियाँ, मतलब बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि मिली थी। अशोक को देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी की उपाधि मिली थी। अशोक को किसकी उपाधि मिली थी? देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी। फिर इसी क्रम में तीसरा क्या है? समुद्रगुप्त को कृतांत परशु। समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि मिली थी? कृतांत परशु, आप ध्यान देंगे। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या मिली थी? विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। और हर्षवर्धन को कौन सी उपाधि मिली थी? शिलादित्य की उपाधि मिली थी। और कनिष्क को कौन सी उपाधि मिली थी? देवपुत्र की उपाधि मिली थी, आप ध्यान देंगे। हर्षवर्धन को शिलादित्य, कनिष्क को देवपुत्र। एक बार हम पुनः बोल देते हैं। बिंदुसार को कौन सा उपाधि मिला? आप बताएंगे अमित्रघात। अशोक को देवानाम प्रियदर्शी। और समुद्रगुप्त को कृतांत परशु। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य। और हर्षवर्धन को शिलादित्य। और कनिष्क को देवपुत्र। फिर आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण है, आप ध्यान देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अर्थशास्त्र में कितने अभिकरण है, तो आप बताएंगे 15 अभिकरण है। आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। बिहार में पटना, पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे क्या है? प्रमुख राजवंश दिया है, संस्थापक एवं राजधानियों के बारे में उनके दिया है। तो आइए हमारे साथ आप प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानियाँ को यहाँ पे आप देखेंगे। इससे पहले दोस्त, यदि आप अब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका एक बहुत बेहतरीन श्रृंखला का आगाज़ हुआ है। आपको मतलब चैप्टर वाइज आपको इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आप उसे जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे। यूपी मतलब SSSC का जो भी क्वेश्चन अभी तक आया है, यहाँ से आप मैटर को पढ़िए, वहाँ से प्रैक्टिस करिए। वहाँ पे बेकायदे आपका बोर्ड पे 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, आपको टाइमिंग दिया जा रहा है, आप उस ऑप्शन को वहाँ पे हल करेंगे। तो आप चैनल पे नए हो तो उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसे देखिए। अभी आपका एक
कल एक मतलब वीडियो पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब नेक्स्ट वीडियो आपका वैदिक सभ्यता पे जो भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आया है तो आपको वहाँ से आप देख लेते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगा। और दोस्त आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ से आइडिया लगेगा। तो आइए प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानियों के बारे में जानेंगे। तो राजवंश संस्थापक राजधानी क्या है? हर्यक वंश का संस्थापक क्या है? बिम्बिसार है। राजधानी क्या है? राजगृह है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। तथा शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। राजधानी पाटलिपुत्र था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। राजधानी प्रतिष्ठान था। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। राजधानी पाटलिपुत्र था। और वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। राजधानी थानेश्वर था। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। राजधानी कन्नौज था। आप ध्यान देंगे। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु है। राजधानी कांचीपुरम है। तथा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतिदुर्ग है। राजधानी मान्यखेट है। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 269 ईसा पूर्व के लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। 269 ईसा पूर्व के लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अशोक के अभिलेख में उसे देवानाम प्रिय या फिर देवान प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा जा गया है। आप ध्यान से इन पॉइंटों को सुनेंगे। दोस्त आप ये वीडियो एक बार में ना पूरा समझ पाएँ तो वीडियो को 2 बार आप स्पीड में थोड़ा सा 2 स्पीड में 1.5 स्पीड में चला के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? दशरथ भी अशोक की तरह देवा नाम पी की उपाधि धारण करता था। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। आप ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवा को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों या कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेड़ तथा बिहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। फिर इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या है? कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। फर्स्ट है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहा लेख। आप ध्यान देंगे। अशोक के शिलालेख कौन कौन से हैं? प्रथम शिलालेख पशुपल की निंदा। दूसरा शिलालेख क्या है? मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा। तीसरा शिलालेख क्या है? अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा। और 5वां शिलालेख, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शिलालेखों को दिया है। तो 5वां शिलालेख आप देखेंगे धर्म महामात्रों की नियुक्ति। और 6ठा शिलालेख क्या है? प्रशासकीय कार्यों का प्रबंधन। और 11वां शिलालेख क्या है? धम्म की व्याख्या। और 13वां सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है आपका कलिंग युद्ध का वर्णन। आप ध्यान देंगे। प्रथम शिलालेख पशुपल की निंदा संबंधित है। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा से। तीसरा शिलालेख अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा। 5वां शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 6ठा शिलालेख प्रशासकीय कार्यों का प्रबंधन। फिर 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन। फिर इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। प्रमुख भारतीय दर्शन उनके संस्थापक। आप ध्यान देंगे। दर्शन और संस्थापक को न्याय दर्शन महर्षि गौतम से संबंधित है। सांख्य दर्शन महर्षि
कपिल से संबंधित है। मीमांसा दर्शन जो है महर्षि जैमिनी से संबंधित है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद से संबंधित है। आप ध्यान देंगे, न्याय दर्शन किससे संबंधित है? महर्षि गौतम से। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल से। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी से। योग दर्शन महर्षि पतंजलि से। वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? महर्षि कणाद से संबंधित है। फिर आप अब नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। आप ध्यान देंगे, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सुरकेना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आर्माइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। जेम्स प्रिंसप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया गया। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक ने अपनी राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी। आप ध्यान देंगे, अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम के धार्मिक कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। आइए देखिए, बहुत मोस्ट पॉइंट है, अशोक के 13वें, ये 13 को कैसे लिखा जाता है? यक्ष ट्रिपल आई। आप ध्यान देंगे, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। आप ध्यान देंगे, दीर्घ शिलालेख जो है आपका यक्ष डबल आई मतलब 12वां, अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों के चोल, पांड्य, सतीय पुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपाणी श्रीलंका की सूचना मिलती है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अतियोक, एंटियोकस द्वितीय, थियोस सीरिया का शासक, तुर्मय या तुर्माय टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी एंटिगोनस गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा, मग साइरिन का शासक, अलिक सुंदर एलेक्जेंडर एम्पायरस या एपिरस का राजा। आप ध्यान देंगे। फिर मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। फिर इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, मेगास्थनीज भारत समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। अशोक के अभिलेखों में मौर्य समाज के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। आइए उन 5 प्रांतों का नाम को हम देखते हैं। प्रांत दिया है, राजधानी दिया है। उत्तरापद की राजधानी क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। अवंती रठ का राजधानी उज्जैनी हो जाएगा। कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी। प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र। आप ध्यान देंगे, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, अवंती रठ की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र। फिर इसी क्रम में आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे हमारे साथ, भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता है। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता द्वारा किया जाता है। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता है था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। फिर जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। मौर्ययुगीन अधिकारी पौतवाच्य तौलमान प्रभारी था। पर्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सूनाध्यक्ष
बूवड़ खाने के प्रभारी थे। आप ध्यान देंगे मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक या पुरमुख्य था। फिर इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिज का संस्कृत रूप है अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। फिर इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे, पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति भृत्य सिमुक सिंधुक द्वारा मार दिया गया था। किसके द्वारा? अपने जाति भृत्य सिमुक सिंधुक द्वारा मार दिया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। फिर शक-छत्रप आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, शक-छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन है। फिर इसी क्रम में आइए गुप्तोत्तर काल के मंदिरों के निर्माणकर्ता के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। मंदिर दिया है और निर्माणकर्ता दिया है। तो पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन किया था? अनंतवर्मन चोडगंग। आप ध्यान देंगे पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन किया था? अनंतवर्मन चोडगंग। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कौन किया था? नरसिंहदेव प्रथम। और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कौन किया था? धंगदेव चंदेल। आप ध्यान देंगे कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण कौन किया था? कृष्ण प्रथम। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, आप ध्यान देंगे। कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण कौन किया था? कृष्ण प्रथम। एलिफेंटा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। अब तट मंदिर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, तट मंदिर मामल्लपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय जो है तट मंदिर मामल्लपुरम की रचना किए थे, मतलब निर्माण किए थे। कैलाश मंदिर कांची की निर्माणकर्ता का नाम क्या है? नरसिंहवर्मन द्वितीय जो है कैलाश मंदिर कांची निर्माण करता है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर जो है राजराजा प्रथम है इसके निर्माणकर्ता। और मुक्तेश्वर मंदिर कांची के निर्माणकर्ता नंदीवर्मन द्वितीय हैं। फिर इसी क्रम में बैकुंठ पेरुमाल मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? नंदीवर्मन द्वितीय हैं। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर के निर्माणकर्ता नंदीवर्मन द्वितीय। और महाबलीपुरम के एकाश्मरथ के निर्माणकर्ता नरसिंहवर्मन प्रथम है। ध्यान देंगे दोस्त। इस प्रकार से आपका यहाँ पर एक कंप्लीट होता है। एक बार हम इसे पुनः बोल देते हैं गुप्तोत्तर काल के मंदिरों के, तेजी से थोड़ा बोलेंगे। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंतवर्मन चोडगंग है निर्माणकर्ता। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम। कंदरिया का महादेव मंदिर धंगदेव चंदेल। कैलाश मंदिर एलोरा के निर्माणकर्ता कृष्ण प्रथम। एलिफेंटा गुफा मंदिर का राष्ट्रकूटों ने। तट मंदिर मामल्लपुरम का नरसिंहवर्मन द्वितीय। फिर इसी क्रम में कैलाश मंदिर कांची का नरसिंहवर्मन द्वितीय। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का राजराजा प्रथम। मुक्तेश्वर मंदिर कांची का नंदीवर्मन द्वितीय। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का नंदीवर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम का एकाश्मरथ का नरसिंहवर्मन प्रथम। इस प्रकार से दोस्त आपका यहाँ पर हम कंप्लीट कर दिए आपका मौर्य वंश और सम्राट अशोक के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। और उम्मीद है यदि आपके UPSSC पेट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इससे आएगा तो आप बिल्कुल ही सही कर पाएंगे और अदर एग्जामों भी आपको बहुत मदद मिलने वाला है। तो आप इस लेक्चर को देखिए, साथ में जो हम UPSSC पेट का बैच अनाउंस किए हैं, बोर्ड पे जाकर के बेकायदे आपको ऑप्शन के साथ प्रैक्टिस कराया जाता है चैप्टर वाइज। सिंधु घाटी सभ्यता का हो गया है, अब वैदिक सभ्यता का आज वीडियो पड़ जाएगा। तो आप इन सब वीडियो को देखते चलिए, आपको बहुत मदद मिलेगा। आप 40 दिन हमारे साथ जम की प्रैक्टिस कीजिए और 5 दिन में हम बस क्या है कि आपका प्रैक्टिस कराएंगे। किसका प्रैक्टिस कराएंगे? किस प्रकार से पेपर होगा। आपको यहाँ पे मैथ, रीजनिंग सभी चीज़ों को कवर किया जाएगा, हिंदी को बस आप साथ बनाइए और दोस्तों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।